हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीवीआर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी सेकंड सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट थी जो लोक प्रशासन से संबंधित थी, ठीक है, उसके बारे में हम जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट के बारे में। जो यूनिट फर्स्ट थी उसकी पहली वीडियोस मैं बना चुका हूँ और ये अपनी सेकंड वीडियो होगी जो लोक प्रशासन से संबंधित होगी और इसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि ये वाली यूनिट जो होगी या लोक प्रशासन वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो अपना ख़त्म हो जाए। ठीक है, हम वही बातें जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उससे सारी की सारी बातें पता लग जाएगी लोक प्रशासन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में जाना था कि लोक प्रशासन क्या होता है और उसकी जो विभिन्न परिभाषा है जो वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट और साइमन के द्वारा दी गई थी वो भी हमने जान ली थी। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके लोक प्रशासन से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको परिभाषा है मतलब डेफिनेशंस तो ज़रूर लिखनी है, क्योंकि विदाउट डेफिनेशन के आपका जो आंसर होगा वो अधूरा माना जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन जो होती है आपके ऑनर्स या बीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दो या एक जो डेफिनेशन है उस वो जो आपका विषय होगा या सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड लिखनी है या आपका क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपकी डेफिनेशन बनती है वो आपको लिखनी है विद जो उसके सिद्धांतकार या फिर जो होते हैं ना विद्वान उनके द्वारा जो दी गई होगी वो। तो देखते हैं और शुरू करते हैं लोक प्रशासन का विकास। इसके बारे में भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ कि लोक प्रशासन का जो विषय है ना जो हम जान रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, ये विषय ज़्यादा पुराना नहीं है क्योंकि इसको अभी 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। ये लगभग मतलब कि अभी 2023 चल रहा है तो ये ज़्यादा साल पुराना नहीं है आज से। ठीक है, और ये इसकी जो शुरुआत है वो अमेरिका में की गई थी। सबसे पहले ये अमेरिका में आया था। लोक प्रशासन की स्टडी जो थी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी थी अध्ययन वो सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। फिर उसके थ्रू वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। ठीक है, और आज हम इसे एक विषय के रूप में भी पढ़ने जा रहे हैं और जिसके ऊपर एक बुक भी बन चुकी है अपनी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जानेंगे कि इसके जो विभिन्न चरण है कैसे इसका विकास हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का या लोक प्रशासन का विकास जो है वो कैसे हुआ वो हम जानेंगे। तो इसके टोटल 5 चरण है जिसको हम सीक्वेंस में जानेंगे और धीरे धीरे ये क्या होता रहेगा, डेवलप्ड होता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो चरण आता है जो सबसे फर्स्ट स्टेप माना जाता है वो है 1887 से लेकर 1926 तक का। ठीक है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि पहले चरण में क्या हुआ था। तो देखो, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 मतलब 1887 में हुआ था। ठीक है, 1887 में या फिर 1887 में लोक प्रशासन का क्या हुआ, जन्म हुआ था। एक तरीके से आप मान सकते हो कि लोक प्रशासन का शब्द जो है वो आने लग गया था। ठीक है, अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के तत्कालीन प्राध्यापक मतलब उस समय के जो प्रिंसटन जो यूनिवर्सिटी थी उसके जो अध्यापक प्रोफेसर जो थे ना वहाँ के, वुड्रो विल्सन को इस शास्त्र का जनक माना जाता है। मतलब कि 1887 में क्या हुआ था, सबसे पहला चरण है तो इसमें उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो बताया जाएगा। ठीक है, लोक प्रशासन कैसे आया था। तो लोक प्रशासन देखो, सबसे पहली बात एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था वुड्रो विल्सन। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के क्या थे, प्रोफेसर थे। दूसरी बात, इनको जनक माना जाता है किसका, लोक प्रशासन का। वो भी कब इन्होंने मतलब कि इसको उत्पत्ति की थी, इसकी उत्पत्ति कब की थी, 1887 में। आपको इतना याद रखना है। अब देखो, अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो क्या थे, वुड्रो विल्सन जो थे प्रोफेसर थे और उनको इसका जनक माना जाता है। तो इसलिए ही माना जाता है कि लोक प्रशासन की जो सबसे पहली स्टडी है वो अमेरिका में की गई थी। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति के तत्कालीन प्राध्यापक वुड्रो विल्सन को इस शास्त्र का जनक या लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने 1887 में प्रकाशित अपने लेख, ठीक है, प्रशासन का अध्ययन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताते हुए कहा, एक संविधान का निर्माण सरल है, बहुत आसान है, पर इसे चलाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है।
ठीक है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक या जो इन्होंने लेख लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम से, ठीक है। उन्होंने बताया कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, ठीक है। इनको अलग बताते हुए कहा कि संविधान का निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा सरल है, उसके अंदर नियम कायदे कानून डालना बहुत ही ज़्यादा सरल है, ईजी है, बट उसे चलाना, उसे फॉलो करना ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। क्योंकि संविधान का निर्माण तो कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसे कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से समस्या की बात होती है कि जो भी नियम कायदे कानून संविधान में बनाए गए हैं उसको कई व्यक्ति तो फॉलो भी नहीं करते, तो इसे चलाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ऐसा इन्होंने अपने लेख में कहा था। उन्होंने संविधान के इस चलाने वाले मतलब जो इन्होंने बोला था ना कि इसे चलाना बहुत ज़्यादा कठिन है, इस क्षेत्र के अध्ययन पर बल दिया जो स्पष्टता प्रशासन ही है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही है। सन 1887 में विल्सन मतलब वुड्रो विल्सन के लेख के प्रकाशन के साथ वास्तव में एक ऐसे नए युग का जन्म हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, लोक प्रशासन लेकर आए थे, तो जिसमें धीरे धीरे लोक प्रशासन अध्ययन के एक नए क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। लोक प्रशासन क्या बन गया, एक अलग सा जोन बन गया है, ठीक है। ये उल्लेखनीय है कि अन्य देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन के अध्ययन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा था, क्योंकि वुड्रो विल्सन ने इसका क्या किया था, वुड्रो विल्सन को इसका जनक माना जाता है, और वो जो प्रोफेसर थे वो भी वहीं के थे, अमेरिका के, तो इसलिए ना अमेरिका पर ना जो लोक प्रशासन है उसको लागू या इसके अध्ययन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था अमेरिका के अंदर। इस विषय के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रेरणा फ्रैंक गुडनाउ है, जिन्होंने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक राजनीति तथा प्रशासन में यह तर्क प्रस्तुत किया, यह तर्क पेश किया कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग है, क्योंकि जहां राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, मतलब राज्य की इच्छा को मानती है, वहीं प्रशासन का संबंध इस इच्छा या राज्य नीतियों के क्रियान्वयन से है, मतलब इसको लागू करने से है। पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि राज्य कोई भी इच्छा कर रहा है उसको पास करना, ठीक है, और पास करने के बाद प्रशासन का क्या काम होता है, उसको लागू करना, जो भी राज्य के द्वारा जो नीतियाँ है उसको पास करना या फिर राज्य की जो इच्छा है उसको पास करना, बस इतना है। और लागू करना है किसका काम, प्रशासन का काम है। सन 1926 में थोड़े और समय के बाद क्या हुआ, एल.डी. वाइट जिन्होंने जो परिभाषा दी थी लोक प्रशासन की, उसकी पुस्तक लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई, ठीक है। इन्होंने भी क्या करी, अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जो एल.डी. वाइट थे उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये प्रकाशित भी हुई। यह लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक। देखो ये जो पुस्तक है ना, जो किसने लिखी थी, एल.डी. वाइट ने लिखी थी, यह सबसे पहली पुस्तक थी जो लोक प्रशासन से संबंधित थी। बाकी इससे पहले जो वुड्रो विल्सन ने लिखा था वो केवल लेख था, ठीक है, वो पुस्तक नहीं थी, वो लेख था केवल, ठीक है। जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो उन्होंने लेख लिखा था ना, वो केवल लेख था, वो कोई पुस्तक नहीं थी। लेकिन ये एल.डी. वाइट के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में जो एल.डी. वाइट ने लिखी थी, ये पुस्तक है जो सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है पढ़ने लायक, जो लोक प्रशासन के बारे में आपको बहुत कुछ समझा देती है, जिसमें राजनीतिक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मित्रता है, ठीक है। राजनीति जो प्रशासन है, ठीक है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रमुख लक्ष्य क्या है या फिर एम क्या है, दक्षता, अच्छी तरीके से और मित्रता बनाए रखना है। लोक प्रशासन के विकास के इस प्रथम चरण की दो प्रमुख विशेषता रही, लोक प्रशासन का उदय कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और दूसरी बात इसको सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था, और राजनीति एवं प्रशासन के अलगाव में विश्वास, ठीक है। राजनीति और प्रशासन दोनों के दोनों अलग है। राजनीति क्या है, कोई भी राज्य है उसकी इच्छा को प्रतिपादित करता है, उसको पास करता है, और दूसरा प्रशासन क्या है, उसी इच्छा को या राज्य के द्वारा बनाई गई नीति को लागू करना, ये प्रशासन का कार्य है। तो ये लोक प्रशासन का पहला चरण था। अब इसके बाद हम दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, थोड़ा समय और बीत जाएगा। 1927 तक का जो चरण था वो पहला चरण था। अब 1927 से लेकर 1937 तक, मतलब 10 साल का जो चरण होगा उसमें हम जानेंगे दूसरे चरण के बारे में। इस चरण का समय 1927 से 1937 का था, ठीक है, ये केवल 10 साल का था। इस चरण में मुख्य सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया था, मतलब इसमें ना सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। इस चरण की शुरुआत 1927 में W.F. विलोबी की पुस्तक
प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ हुई। देखो जो WF विलोबी जो थे ना, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन का सिद्धांत। तो इसकी पुस्तक में ही क्या लिखा हुआ है, सिद्धांत लिखा हुआ है। तो ये वाला जो चरण है ना वो इन्हीं के ऊपर जाएगा। WF विलोबी को इनका सबसे ज़्यादा मतलब दूसरे चरण में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और वो प्रकाशित मतलब पब्लिश भी हो गई। दूसरी बात, इन्हीं के नाम पर क्या हो गया, दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। इनके नाम पर नहीं, मतलब इनकी जो पुस्तक थी सिद्धांत वाली, उसके ही नाम पर हम कह सकते हैं कि दूसरा चरण बनने लग गया, ठीक है। इन्होंने दूसरे चरण की स्टार्टिंग कर दी। इस चरण की प्रमुख मान्यता थी कि प्रशासन में कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो प्रिंसिपल्स देखो और उनका पता लगाना और उसका समर्थन करना, मतलब वो सिद्धांत कौन कौन से हैं वो पता लगाओ, और दूसरा उसको साथ दो, मतलब उसका समर्थन करो, एप्रिसिएट करो। ये विद्वानों का काम है, ठीक है। विद्वान क्या करेंगे, पता भी लगाएंगे, उसका समर्थन भी करेंगे। और इस नई मान्यता को लेकर विलोबी, मतलब WF विलोबी जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित की, ठीक है। विलोबी के अनुसार प्रशासन में अनेक सिद्धांत होते हैं, ठीक है। विलोबी ने क्या बोला कि प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं और उन्हें क्रियान्वित करने में लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। अगर उसको हम लागू करेंगे तो उससे लोक प्रशासन को हम सुधार सकते हैं। जो भी सिद्धांत है, अगर उनको देखो, प्रशासन में बहुत सारे सिद्धांत हैं, और अगर उन्हीं सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को अगर हम क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बात बोली थी विलोबी ने। विद्वान ये भी मानते हैं कि प्रशासन में सिद्धांत होने से ही यह एक विज्ञान है, ठीक है। विद्वान का मानना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर प्रशासन में सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, तो वो एक क्या होगा, विज्ञान होगा, बहुत बुद्धि वाली बात होगी। प्रशासन के सिद्धांत तो सार्वभौमिक, प्रशासन के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, सबके लिए होते हैं, और वैधता मतलब कानून के नज़रों में भी ठीक होते हैं, और प्रासंगिक वाले होते हैं, मतलब उसकी ज़रूरत हमें होती है, ठीक है। मतलब देखो, सार्वभौमिकता मतलब कि सबके लिए है वो, वैधता मतलब कि कानून की नज़र में भी वो ठीक है, और प्रासंगिकता मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। इस चरण में हेनरी फेयाल और लूथर गुलिक और उर्वरिक के नाम प्रमुख हैं, ठीक है। इसमें ना सबसे ज़्यादा प्रमुख नाम कौन कौन से हैं, पहले तो विलोबी है, ठीक है, उनको छोड़कर हेनरी फेयाल है और लूथर गुलिक है और उर्वरिक जो है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हेनरी फेयाल की रचना जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949 तथा गुलिक एवं उर्वरिक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि वर्ष 1937 में ही प्रकाशित हुई, उन सभी कृतियों का प्रमुख माना गया है, ठीक है। इन सभी किताबों को सबसे ज़्यादा मेन माना जाता है, जो भी हमने अभी ऊपर जानी, ठीक है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे ज़्यादा मेन पुस्तक मानी जाती है, जिनके कारण ये दृष्टिकोण, मतलब ये जो परिप्रेक्ष्य है और अधिक आगे बढ़ा, ठीक है। मतलब लोक प्रशासन क्या हो गया, और मजबूत होता चला गया। पहले तो हमने जन्म के बारे में जाना था, फिर दूसरा हमने सिद्धांत जो होते हैं ना, अगर प्रशासन में सिद्धांत होंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, और ये सबकी नज़रों में ठीक भी है, लोगों की नज़रों में भी, कानून की नज़रों में भी, और इसे हमें इसकी ज़रूरत भी है। उन्होंने कहा कि इस शोध पत्र की सामान्य थीसिस ये है कि मानव संगठन के अध्ययन द्वारा ऐसे सिद्धांत पर आगमनात्मक तरीके से पहुंचा जा सकता है जो किसी भी प्रकार के मानव संबंध की व्यवस्थाओं को नियमित कर सकते हैं। इस चरण में लोक प्रशासन अपनी प्रतिष्ठा के शीर्ष पर पहुंचा, ठीक है। अब इसके बाद अपना जो तीसरा चरण आता है, जो कि 1938 से लेकर 1947 तक का है। तो देखो, इस वाले चरण में क्या हुआ था कि सिद्धांत की जो वैल्यू थी या प्रिंसिपल्स की जो वैल्यू वो ख़त्म हो जाती है, और इसमें ना प्रशासन को बहुत ज़्यादा चुनौती दी जाती है। अब देखो, हम इसको जानेंगे और इसमें यही बात बताई गई है, तो देखते हैं। अब प्रशासन में सिद्धांतों को चुनौती देने का युग शुरू हुआ,
ठीक है। मतलब प्रशासन के अंदर जितने भी सिद्धांत है ना, उनको लोग क्या कर रहे हैं, अब हटा रहे हैं, उनको फॉलो ही नहीं कर रहे। और कुछ लोग तो इसके बारे में कह रहे हैं कि ये सिद्धांत जो है एक मुहावरे की संज्ञा दे दी इसको, कुछ ने इसको बिल्कुल ही नकार दिया, मतलब इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जो भी प्रशासन के अंदर सिद्धांत होते हैं उनको, ठीक है। सन 1938 से 1947 तक का जो चरण है, जिसको तीसरा चरण माना जाता है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में विध्वंसकारी अधिक रहा, क्योंकि वो सिद्धांतों को नकार रहे थे इसी कारण। सन 1938 में 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की कार्यपालिका के कार्य, मतलब कार्यपालिका के कार्य, ड्यूटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव नाम की जो पुस्तक थी वो प्रकाशित हुई, ठीक है। कार्यपालिका के कार्य नाम वाली पुस्तक जो थी वो प्रकाशित हुई, जिसमें प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया, ठीक है। प्रशासन से संबंधित पुस्तक थी कार्यपालिका के कार्य और या फिर ड्यूटीज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेकिन इसमें सिद्धांत का कोई भी वर्णन नहीं किया गया। प्रशासन के अंदर प्रशासन की तो बात की गई है, लेकिन उसके सिद्धांत की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो सन 1946 में हार्वर्ड ने अपने एक लेख में लोक प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को नकारते हुए जो उसके अंदर सिद्धांत होते हैं उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और उन्हें क्या कह दिया कि ये मुहावरे हैं, ठीक है। उन्हें मुहावरे की संज्ञा दे दी। लगभग एक साल के बाद ही 1947 में साइमन की पुस्तक प्रशासकीय व्यवहार या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक जो थी वो प्रकाशित हुई, ठीक है। ये सिद्ध किया गया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती या नहीं है। इस तीसरे चरण की प्रधानता यह रही कि लोक प्रशासन का अध्ययन चुनौतियों और आलोचनाओं का शिकार बना, मतलब अब लोग उसकी बुराई भी करने लग गए हैं। स्टार्टिंग वाला जो चरण था अपना, अब लोग उसकी बुराई करने लग गए हैं। मतलब स्टार्टिंग वाले चरण में देखो उसके जन्म की बात हुई थी, ठीक है, कि लोक प्रशासन का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे चरण में हमने जाना था कि उसके अंदर सिद्धांतों को ऐड किया गया, जिसकी वजह से लोग क्या हो गए कि अब इसको सही तरीके से फॉलो किया जा सकेगा और ना ये सबकी नज़रों में ठीक भी है। लेकिन तीसरे चरण में इसको विध्वंसकारी साबित कर दिया, मतलब ये इसकी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तीसरे चरण की प्रधानता ये रही, मतलब मुख्य बात जो है वो ये रही, लोक प्रशासन का अध्ययन 1938 से लेकर ना 1947 तक जो थी वो इसकी आलोचना करते गए लोग, ठीक है। और इसको चुनौतियाँ भी मिली और आलोचनाओं का शिकार बन गया कौन, लोक प्रशासन, जिससे इस विषय के विकास की नई संभावनाएं उजागर हुई, ठीक है। अब देखो कई जगह अगर लोग उसकी आलोचना करेंगे तो अब लोक प्रशासन अपने अंदर क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा, अगर बहुत ज़्यादा लोग उसकी क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है चौथा जो चरण आता है वो है 1948 से लेकर 1970। यह चरण इस रूप में क्रांतिकारी रहा या फिर लोग ना इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो गए, अवेयर हो गए थे और संकट काल का रहा कि लोक प्रशासन जिन जिन उपलब्धियों का गीत गा रहा था उन सभी को बेकार ठहरा दिया गया, ठीक है। हर्बर्ट साइमन ने जो युक्ति संगत आलोचनाएं की उसके फलस्वरूप सिद्धांतवादी विचारवाद अविश्वसनीय प्रतीत होने लगी। इसलिए 1948 से 1970 के इस चरण को लोक प्रशासन के स्वरूप की संकट अवस्था कहा गया, ठीक है। मतलब ये संकट वाली व्यवस्था है। देखो सबकी अवस्था चल रही है। पहले अवस्था कौन सी थी, जन्म वाली। दूसरी अवस्था कौन सी थी, सिद्धांत वाली। तीसरी अवस्था थी आलोचना या फिर चुनौती वाली। और चौथी जो अवस्था है वो कौन सी है, अपनी संकट वाली। इस युग में लोक प्रशासन ने मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए। पहला रास्ता कौन सा था, कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र के अंदर आए, ठीक है, कुछ लोग राजनीति शास्त्र के अंदर आ गए। दूसरी बात, लोक प्रशासन के विकल्प की खोज की कि लोक प्रशासन का विकास कैसे किया जाए, उसके अंदर चॉइस ढूंढी गई। जो विद्वान राजनीति शास्त्र के अंदर आए, ठीक है, राजनीति शास्त्र के अंदर कौन आए थे, पहले जो रास्ता अपनाया था उन्होंने, उनका तर्क था कि लोक प्रशासन राजनीति से निकला है और उसका अंग है। राजनीति का ही क्या, ये एक अंग है। स्वाभाविक था कि इस स्थिति में लोक प्रशासन सौतेलेपन और अकेलेपन का अनुभव करने लगा। लोक प्रशासन के लिए विकल्प की खोज भी की गई थी, वह था प्रशासनिक प्रशासन, व्यवहार प्रबंध आदि ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाली। ये तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रशासन तो प्रशासन ही है। ये प्रस्तुत किया गया कि प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में। 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नाम की जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, ठीक है। वास्तव में ये बहुत अखरने वाली बात थी कि लोक प्रशासन के अपने निजी स्वरूप को आघात पहुँचे। इसके बाद अपना जो पांचवा चरण आता है वो है 1970 से लेकर अब तक का 2023 तक का, ठीक है।
देखो, जो चौथा चरण था उसकी आलोचनाएं या प्रत्यालोचनाएं और चुनौतियों ने कुल मिलाकर लोक प्रशासन का भला किया। लोक प्रशासन का अध्ययन बहुचर्चित हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसकी चर्चा करने लग गए, नए नए दृष्टिकोण विकसित हुए और इसके कारण लोक प्रशासन बहुमुखी प्रगति के मार्ग पर बढ़ने लगा। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विभिन्न शास्त्रों के विद्वान और इसके अध्ययन में रुचि ले रहे थे। इन विभिन्न अध्ययनों और प्रत्ययनों के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर विषय बन गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही चर्चित वाला विषय बन गया। और आज ये एक तथ्य है कि समाजशास्त्र में यदि कोई विषय सबसे अधिक अंतर विषय है तो वो है लोक प्रशासन। ठीक है, इससे लोक प्रशासन के वैज्ञानिक स्वरूप का विकास हुआ। इतना ही नहीं, इससे लोक प्रशासन के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ था और तुलनात्मक लोक प्रशासन एवं विकास प्रशासन का प्रादुर्भाव हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण की अपर्याप्तता, अनुसंधान के नए उपकरणों और नवीन धाराओं के उदय, नवीन सामाजिक संदर्भ और अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को जन्म दिया और उसे आगे बढ़ाया। लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के परिणामों और परिविधियों पूरा लोक प्रशासन के स्वरूप पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यह तथ्य उत्साहपूर्ण और हर्षवर्धक है कि लोक प्रशासन में आज पश्चिमी देशों का ही अध्ययन नहीं होता, किंतु अब साम्यवादी और अमेरिकी और एशिया के देश भी इसकी परिधि में आ गए हैं। वर्तमान में विश्व के अनेक महत्वपूर्ण और ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में इस विषय का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे कि आप भी इसका क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, ऐसे और भी लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं।